जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है खनिज के बारे में, मतलब उसका आर्थिक वाला भाग देख रहे हैं भारतीय भूगोल का, उसमें खनिज देख रहे हैं। खनिज में जो खनिज के आगे जो है ऊर्जा संसाधन, उसी का भाग ही है मुख्य रूप से। तो हम ऊर्जा संसाधन देख रहे हैं। खनिज में हम लोग जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, टिन हो गया, ये सब के बारे में बात किए थे। तो आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। हम उसी के आगे ऊर्जा संसाधन, मतलब वही भाग है, उसी के आगे चलते हुए हम लोग ऊर्जा संसाधन देखे खनिज में। और वो है जैसे हम ऊर्जा संसाधन में कल जो इससे पहले वाला वीडियो था वो कोयला था। कोयला के बारे में देखें, हम आज देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में, फिर नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे इसी तरह चलेंगे। फिर इसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसके बारे में देखेंगे। विद्युत कैसे उत्पादन होता है, इसके बारे में सब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो कोयला वाला आप देखिए, कोयला में ये बताया गया कि कोयला मुख्य रूप से क्या होता है। ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। फिर इसका मतलब कैसे बना, इसके बारे में बताए हैं। फिर इसका क्षेत्र बताया गया कि जो यहाँ पास देखिए रानीगंज के बारे में बात किया, यहाँ पास रानीगंज के बारे में बात किया गया था, बरौनी की बात किया गया था, तलचर उड़ीसा में बात किया गया था, यहाँ पास झरिया के बारे में, बोकारो के बारे में बात किया गया था। तो ये सब बात किए गए थे आप लोग, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पांजूर हो गया, ये सभी हो गया, नेवेली हो गया, यहाँ कारगिल के बारे में बात की, माकुम के बारे में बात की, यहाँ पालना के बारे में राजस्थान में बात की। तो यहाँ देखिएगा सब के बारे में बताया गया है। आज उसी से आगे हम चलते हैं, पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। देखिए आर्थिक वाले भाग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद करने वाला है, इसमें ज़्यादा समझाने वाला तो है नहीं। तो इसको जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। चलें आगे। चलिए, तो पहले वाले वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। और आज हम चलते हैं पेट्रोलियम के बारे में। और इससे पहले जो खनिज से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख के आए हैं। हम लोग जैसे जलवायु के बारे में देखें, मानसून के बारे में, नदियों के बारे में, हिमालय के बारे में, पठार के बारे में, ये सब हम देख चुके। मैदानों के बारे में आप लोग देखिएगा और फिर इसको भी देख लीजिएगा। चलिए ठीक। तो हम लोग आज देखेंगे पेट्रोलियम। कल हम लोग देख चुके हैं ऊर्जा संसाधन में जो एक था वो कोयला था। तो कोयला तो देख ही चुके, तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं पेट्रोलियम। कोयला तो बहुत क्षेत्र में पाया जाता है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन पेट्रोलियम का ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। कोयला का भी आयात किया जाता है, दूसरा स्थान आयातक में और दूसरा स्थान उत्पादक में भी है, लेकिन खपत भी तो ज़्यादा है। जिसकी खपत ज़्यादा होगी ऊर्जा के रूप में, मुख्य रूप से कोयला का प्रयोग किया जाता है। बताया गया था कि जैसे हम लोग विद्युत उत्पादन के लिए कोयला का उत्पादन करते हैं, अलग अलग लौह एवं इस्पात उद्योग में उसका प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में। फिर इसी प्रकार सीमेंट उद्योग में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो सबने बात किए थे। तो पेट्रोलियम क्या है, जैसे प्रथम अगर कहा जाए ऊर्जा संसाधन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कोयला है। अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लिया जाए तो वो है पेट्रोलियम। और इसका प्रयोग तो आप जानते हैं, पेट्रोलियम का प्रयोग क्या क्या नहीं किया जाता, इसी से सब कुछ निकलता है। पेट्रोल हो गया, जो आप काला तेल देखते हैं, मतलब खरा तेल देखते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, डीजल हो गया, इसी से सब निकलता है, ठीक है। और फिर बहुत जब खराब हो जाता है तो बहुत कीट जिसे कहते हैं, तो वो एक प्रकार से तेल ही होता है। वो बहुत जल्दी जलता है, लेकिन वो बहुत ब्लैक कलर का होता है। तो वो भी इसी का है, वो एकदम खराब रहता है, ठीक है। वो जो सबसे अच्छा होगा वो पेट्रोल बनता है, फिर डीजल, फिर इसके बाद उसी तरह बनता जाता है। इसी के ऊपर होता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में उसकी बात कर लेंगे। तो पेट्रोलियम महत्वपूर्ण है, दूसरा मतलब महत्वपूर्ण अगर खनिज ईंधन है तो वो है पेट्रोलियम, ठीक। चलिए, प्रथम कौन सा था, कोयला। कोयला के बारे में बात की है आप लोग, देखिए कोयला के बारे में स्थान भी बताया गया, सब कुछ बताया गया। देखिए पेट्रोलियम में अगर हम बात करें तो देखिए, जिस प्रकार कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना युग में जो चट्टानें बनी है और टर्सीरी युग में जो चट्टानें बनी है उसमें कोयला पाया जाता है। तो ये भी किसी न किसी चट्टान में मुख्य रूप से पाया जाएगा, तो वो होंगी टर्सीरी युग में। मतलब कई सारे देखिए, हम लोग अगर टाइम स्केल देखेंगे, हम लोग देखेंगे विश्व भूगोल में, हम लोग टाइम स्केल देखेंगे तो उस टाइम स्केल में आएगा एक टर्शियरी युग भी आएगा, ठीक है। टर्शियरी टाइम, तो उसमें ये पेट्रोलियम अत्यधिक पाया जाता है। उस युग में जो चट्टानें बनी होंगी उसमें पेट्रोलियम अत्यधिक पाया जाएगा। तो अगर हम कहें तो टर्शियरी युग
में बनी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो टर्शियरी युग में जो बनी चट्टानें उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। कोयला के बारे में बताया कि जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बताया गया तो सोना पाया जाता है, उसी प्रकार टर्शियरी युग में जो चट्टानें बनी होंगी वो मुख्य रूप से क्या होगा, उसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा। पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम अभी हम देखते हैं कैसे, क्या देख ही लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे आप, जो जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो समुद्र के नीचे जब चले जाते हैं, जैविक पदार्थ जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो वही पेट्रोलियम परिवर्तित होने लगते हैं। क्यों, ऑक्सीजन देखिए आप लिखिए, जब समुद्री जीव या जैविक पदार्थ नीचे समुद्र के नीचे दब जाते हैं, समुद्र के नीचे दब जाते हैं तो क्या बनता है, तो पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, जब समुद्र जीव या जो समुद्री जीव जैविक पदार्थ समुद्र के नीचे दब जाते हैं तो पेट्रोलियम मतलब लाखों वर्ष की क्रिया होती है, 1-2 दिन की क्रिया तो है नहीं, लाखों वर्ष इसमें लगते हैं। ठीक है, बनने की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि जैसे कोयला आप जब देखते हैं, जब लकड़ी मुख्य रूप से अगर दबती है तो वो ताप एवं दाब के कारण क्या हो जाता है, जब ताप और दाब जब अत्यधिक पड़ता है तो वो फिर क्या होती है, बहुत पास आकर वो कैसे कठोर रूप धारण कर लेती है कोयला के रूप में, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो भी हीरा बनता है, बस और ज्यादा ताप एवं दाब लगता है। ठीक, इसके बारे में बात की। उसी प्रकार जब समुद्री जीव नीचे जाते हैं तो पेट्रोलियम मतलब मुख्य रूप से सड़गल के एक प्रकार से, जिस पर तराई क्षेत्र जानते होंगे, ये वाला तराई क्षेत्र एक प्रकार से क्या है, दलदली क्षेत्र, तथा इसी तरह पृथ्वी के नीचे या समुद्र के नीचे इसी तरह का क्षेत्र हो जाता है तो वही क्षेत्र में क्या होता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। उसी तरह का क्षेत्र होता है ये मुख्य रूप से, जिस तरह के ऊपर तराई क्षेत्र आप देखते हैं, दलदली क्षेत्र, उसी तरह पृथ्वी के नीचे या जो पृथ्वी के नीचे का मतलब जो मध्य क्रम में, ठीक है, तो समुद्र के नीचे जब दबे हुए पदार्थ को जब ड्रिलिंग की जाती है तो उसी प्रकार से निकलता है, फिर उसको सफा किया जाता है, फिर अलग अलग चीज इसमें पेट्रोलियम रहता है, उसमें अलग अलग चीज फिर निकाला जाता है, इसमें पेट्रोल, डीजल और जो कीट है ब्लैक ऑयल कहते हैं, ठीक है, वो भी निकाला जाता है। तो उसी का भाग है, उसी के ऊपर नेचुरल गैस भी होती है, नेचुरल गैस उसी के ऊपर तैरती रहती है, या कहीं पर स्वतंत्र रूप से भी नेचुरल गैस उपस्थित होती है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि पेट्रोलियम जहाँ होगा उसी के ऊपरी भाग में तैरती रहेगी। तो क्या किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है 2 तरफ से, तो एक तरफ से ऐसे मतलब उसको निकालने के कई तरीके होते हैं, तो इधर से हवा डाला जाता है तो यहाँ से निकलती है गैस एक ऊपर से, फिर इसको कंटेन कर लिया जाता है, फिर इसके बाद या तो क्रिया होती है, तो कई सारी क्रियाओं से क्या होता है, जब 2 छिद्र कर दिए जाते हैं, एक तरफ से प्रेशर लगाया जाता है, दूसरी तरफ से हवा निकलती है, तो इसको एक बॉक्स में, मतलब बॉक्स का मतलब एक डिब्बे में जिस तरह का है कि उसको कंटेन कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक। तो जब समुद्री जीव जैविक पदार्थ समुद्र के नीचे दब जाते हैं तो पेट्रोलियम बनता है, ये क्रिया लाखों वर्ष है, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे चलिए। ठीक है, ठीक। चलिए तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे कि पेट्रोलियम जहां से निकलेगा वहां ज्यादातर यही रहता है कि प्राकृतिक गैस भी होगा, तो पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस लगभग साथ साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम वाह, ये प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। प्राकृतिक गैस लगभग की बात कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर साथ साथ पाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ज्यादातर साथ साथ पाया जाता है। अगर कहा जाए कि जहाँ पेट्रोलियम होगा मतलब आप 70 से 80% अगर पेट्रोलियम निकलेगा तो उसी प्रकार 30 से 20%
नेचुरल गैस मिल जाती है वहां पास जिस स्थान से निकाला जाता है। ठीक, तो 70 से 80% यदि पेट्रोलियम किसी स्थान पर निकल रहा है तो 30 से 20% क्या निकलेगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस तो इसके बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे, तो वहां देखेंगे। मुख्य रूप से हम लोग पेट्रोलियम के बारे में देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो पेट्रोलियम क्या होगा, जब ड्रिलिंग की जाएगी सबसे पहले कहाँ किया गया, असम में इसका क्या किया गया, असम में सबसे पहले ड्रिलिंग की गई, मतलब खुदाई की गई, एक प्रकार से कुआं के रूप में बना दिया जाता है। तो असम में सर्वप्रथम पेट्रोलियम निकालने के लिए ड्रिलिंग या खुदाई किस रूप में, एक कुआं के रूप में बड़ा सा बनाया गया। ठीक है, पेट्रोलियम निकालने के लिए ड्रिलिंग या खुदाई की गई। ठीक, माकूम क्षेत्र है, मुख्य रूप से माकूम वाला क्षेत्र है, माकूम वाला क्षेत्र है जो मुख्य रूप से जहाँ पास ड्रिलिंग की गई। 1867 की बात है, माकूम में सबसे पहले किया गया, लिखवा दे रहे हैं तो इतना लिख लीजिए। असम में सर्वप्रथम पेट्रोलियम निकालने के लिए ड्रिलिंग या खुदाई की गई। खुदाई का मतलब कुआं के रूप में, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार कुआं के रूप में। ठीक है, ठीक, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ज्यादातर साथ साथ पाए जाते हैं और असम में सर्वप्रथम खुदाई की गई, ड्रिलिंग की गई, कोई परेशानी नहीं। आगे चलें, असम में मुख्य रूप से जो माकूम वाला क्षेत्र और डिगबोई वाला क्षेत्र है, दो क्षेत्र जो मुख्य रूप से हैं, तो माकूम और डिगबोई। माकूम में किया गया 1867, माकूम 1867 की बात है। 1867 का मतलब आप समझ रहे हैं उस समय शासन किसका था, अंग्रेजों का ही। और ये है जिसे कहते हैं डिगबोई, इसे 1889। ठीक है, यहाँ पास जो तेल रिफाइनरी लगाई गई 1893 में लगाई गई। अभी हम तेल रिफाइनरी की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ से मुख्य रूप से तेल निकाला जा रहा है वहां की बात। रिफाइनरी का मतलब तेल निकाला गया तो अब उससे क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, उससे अलग अलग चीज निकाला जाएगा, तो वो मुख्य रूप से रिफाइनरी होंगी। तो डिगबोई में रिफाइनरी है वो 1893 में स्थापित किया गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो तेल रिफाइनरी के बारे में भी हम लोग देखेंगे ना। पेट्रोलियम प्राकृतिक के साथ साथ सर्वप्रथम यहाँ माकूम में इतने में और 1867 में इतने में, मतलब इतने का मतलब 1867 1889। तो इतना लिख लीजिए, तो हम दोनों एक पॉइंट में लिखवा ही दे। चलिए, इतना लिख लेंगे ना। ठीक, लिखिए, कौन सा बिंदु लिखेंगे आप, पांचवा बिंदु है। ठीक है, असम में सर्वप्रथम में 1867 में माकूम क्षेत्र में ड्रिलिंग की गई और फिर 1889 में डिगबोई में, ठीक है, क्या किया गया, ड्रिलिंग की गई। तो असम के माकूम और डिगबोई वाले क्षेत्र में सर्वप्रथम किया गया, कोई परेशानी नहीं, वो लिख दिया गया है। ठीक, डिगबोई में तेल रिफाइनरी भी है, नुमालीगढ़ में भी, यहीं पर अभी देखेंगे नुमालीगढ़ में भी, डिगबोई में, नुमालीगढ़ बोगई में है, ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पास तेल रिफाइनरी स्थित है। ठीक, तो कोई परेशानी नहीं, इतना लिख लिए। ठीक है, ये तो हो गया जब मतलब अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद देश आजाद हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, इसके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई कि हाँ चलो खुदाई किया जाएगा, तो उसके लिए जैसे विभिन्न प्रकार के आयोग बन रहे थे उस समय। ठीक है, आयोग निगम बन रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी आयोग बना जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहा गया। तो देश आजाद होने के बाद, तो अगर छठा बिंदु इसमें लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इसकी पहचान करने के लिए, किसकी पहचान करने के लिए, पेट्रोलियम। ठीक है,
तो पेट्रोलियम की पहचान पहचान का मतलब यहाँ पास पता का है, पता कि कहाँ कहाँ स्थित है। पेट्रोलियम की पहचान ये पता करने के लिए 1956 ईस्वी में, मतलब 1956 ईस्वी में ही लिख लिए, में क्या किया गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, आयोग की स्थापना, इसे क्या कहेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, ON लिख लीजिए, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, आयोग की स्थापना की गई। ठीक, स्थापना, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, तो पेट्रोलियम की पहचान करने के लिए 1956 में तेल, पता है पहचान का मतलब पता करने के लिए मुख्य रूप से लिखिए। ठीक है, पता करने के लिए 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिख लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये हो गया कमीशन। ठीक है, की स्थापना की गई। इसी का नाम बाद में बदला गया 1954 में। इसे इतना लिख लें, इसका नाम बदल के रखा गया, निगम कर लीजिए, यहाँ पास जो आयोग है इसी को निगम कर लीजिएगा, कारपोरेशन कर लीजिए। इसका नाम बदलकर क्या किया गया, इसी के आगे लिखिएगा, इसका नाम बदलकर, ठीक है, इसका नाम बदलकर इसी के आगे लिखिएगा, इसी बिंदु में, इसी के आगे इसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम मतलब कारपोरेशन कर लीजिए, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये जो कमीशन इसको कारपोरेशन कर लीजिए। ठीक है, कारपोरेशन, ठीक, निगम हो गया, कर दिया गया। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, इसी के बाद 1959 में ऑयल, ठीक है, लिमिटेड की भी स्थापना की गई। ठीक है, मतलब तेल लिमिटेड की भी स्थापना की गई, उसके बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं, इतना लिख लिए, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, इसी का नाम बदलकर रखा गया, इसका नाम बदलकर तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम का 1990 दशमलव 1994 में इसका नाम बदला गया। ठीक है, ठीक, चले आगे, चलिए। यही ऑयल एंड नेचुरल जो गैस है, ठीक है, ये जो निगम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम, बाद में जब नाम बदला गया, आयोग के बाद उसका नाम बदला गया, तो इसका मतलब ये कई, केवल भारत में ही नहीं, कई जगह, कई लगभग 21, 22, 23 देशों में लगभग ये क्या करते हैं, कई जगह खुदाई करते हैं, तो उसे विदेश लिमिटेड कह दिया गया, OVL कहा गया। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस विदेश लिमिटेड, उसी को कह दिया गया। ठीक है, मतलब विदेश लिमिटेड का मतलब बाहर भी खुदाई करती है। ठीक है, दूसरे लिमिटेड के साथ मिलकर खुदाई करती है, तेल के बारे में पता करती है, तो उसके बारे में मतलब खुदाई का मतलब उसका पता करती है, पूरा देखती होती है, तो उसे विदेश लिमिटेड में सम्मिलित किया गया, उसे OVL कहा गया। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। कई सारे देशों जब मिलती है तो उसे विदेश लिमिटेड, भारत में उसे निगम ही कहा गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, और जब ये मिलेगा तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन विदेश लिमिटेड कह दिया गया। ठीक, इतना लिख लेंगे। चलिए आगे देखें। ठीक, पेट्रोलियम के बारे में अब क्षेत्र देख लें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं जहाँ पाया जाता है ये। ठीक है, तो इसका अगर क्षेत्र देखें, 3 मुख्य रूप से क्षेत्र हैं, 3 मुख्य क्षेत्र।
एक तो ये जो तराई वाला क्षेत्र पूरा देखते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिमालय के साथ, ये जो आप हिमालय देख रहे हैं, हिमालय का तराई वाला क्षेत्र आपको याद है। हिमालय का तराई वाला क्षेत्र आप जब मैदान पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था भाबर, तराई फिर एक बांगर, खादर, इस प्रकार बताया गया था ऊपर से नीचे तक। भाबर क्षेत्र बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो नदियां द्वारा लाए गए हैं, उसे बिछा दिया जाता है। अब तराई क्षेत्र क्या होता है, बहुत सारी नदियां अलग अलग जगह से निकलती है जिसके कारण वो दलदली क्षेत्र हो जाता है, तो उसके बारे में बताया गया। तो उसी तराई क्षेत्र में ये मुख्य रूप से हिमालय के समानांतर पाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र क्या हो गया, हिमालय के समानांतर तराई क्षेत्र में, कहाँ से लेकर, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ठीक। तो पहला क्या लिखेंगे, हिमालय के समानांतर तराई क्षेत्र में, हिमालय के समानांतर कहाँ से कहाँ, JNK से अरुणाचल प्रदेश, लिख लीजिएगा। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या हम लिखेंगे, जितने भी डेल्टाएं यहाँ पास बनाती हुआ ना, जैसे यहाँ पास आप देखेंगे ये दोनों मिलकर ब्रह्मपुत्र और ये गंगा नदी जब मिलती है तो यहाँ पास सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो ये डेल्टाओं में यहाँ देखेंगे महानदी उड़ीसा में बनाती है। ठीक है, इसके बाद गोदावरी और कृष्णा नदी, ठीक है, ये भी बनाती हैं। और यहाँ पास देखेंगे कावेरी नदी बनाती है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, वो दोनों बनाती हैं। तो ये जितने भी डेल्टाएं हैं, इन डेल्टाओं में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ कौन सी नदी है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। ठीक, और गोदावरी यहाँ से निकलती है, यहाँ पास मुहाना बनाती है, मतलब कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी, ये नदियों के बारे में सारी बातें कर चुके हैं। तो और कृष्णा नदी भी उसी के नीचे बनाती है। कावेरी नदियों के डेल्टा में, ठीक है, जहाँ डेल्टा मुख्य रूप से वहां भी पाया जाता है। ठीक, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा जैसे बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं ना, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर, अरब, ये मालूम ना, ये पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है और इधर वाला अरब सागर है। तो अरब सागर व बंगाल की, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी ठीक है। और कुछ कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान वाले क्षेत्र में, और यहाँ पास गुजरात वाले क्षेत्र यहाँ भी पाया जाता है, तो उसको भी इसी में सम्मिलित कर लीजिए, राजस्थान, ठीक, और गुजरात, असम, ये सब इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक, तीसरा क्षेत्र ये हो गया। तो ये तीनों क्षेत्र आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास तीन मुख्य क्षेत्र जहाँ पेट्रोलियम पाया जाए, पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस, हम नेचुरल गैस में भी बात करेंगे। तो हिमालय के समानांतर तराई वाले क्षेत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, राजस्थान, गुजरात, असम, सब जानते हैं ना, असम, राजस्थान ये है, इसी के नीचे ये गुजरात है, और असम तो ये वाला क्षेत्र है। ठीक, सभी जानते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, और क्या नहीं मालूम, जम्मू कश्मीर यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, और इसमें क्या है, बस इतना ही तो था ना। ठीक है, और ये सब गंगा नदी यहाँ से बहती है, इधर से बहती है ब्रह्मपुत्र, और महानदी बहती है यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से लेकर यहाँ पास उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। गोदावरी के बारे में जानते हैं, यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी के बारे में महाराष्ट्र जानते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। तो सब आपको मालूम है, पहले बात हो चुकी है। ठीक है, चलें आगे, इतना लिख लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो कुछ कुछ मुख्य रूप से देख लिए हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि असम के कुछ क्षेत्रों में देख लेते हैं नाम, कुछ जो मुख्य मुख्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे समाप्त करते हैं इसके बारे में। समाप्त, जो भी बिंदु हो आप पांचवा छठा जो भी हो लिख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे कि कुछ क्षेत्र, कुछ अन्य क्षेत्र, ठीक, जैसे असम में देखें तो असम में माकुम वाला क्षेत्र है ही, माकुम
माकुम हो गया, और क्या, डिगबोई तो है ही, डिगबोई हो गया, मालीगढ़, उगरी जन मोरान हो गया, उगरी जन मोरान, ये सभी क्षेत्र, ये सभी असम में है। और एक सुरमा घाटी, सुरमा घाटी के बारे में बात हुई थी जब वर्षा के बारे में बात हो रही थी कि सबसे पहले मतलब जब यहाँ पे पवन चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है तो असम में पहुंचकर सुरमा घाटी में वर्षा करती है। ठीक है, इसके बारे में बात हुई। तो ये मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ठीक। और अगर देखेंगे तो गुजरात वाले क्षेत्र में अगर लिखना चाहें तो अंकलेश्वर हो गया। ठीक है, अंकलेश्वर हो गया, सानंद हो गया, करोल हो गया। ठीक, राजस्थान में बाड़मेर वाला क्षेत्र जो है, राजस्थान में बाड़मेर। ठीक है, ठीक। और यहाँ पास यहाँ आप देखेंगे जो अरब सागर, अरब सागर में अगर आप देखेंगे चौथा बिंदु लिखिए, ये बाड़मेर वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है पेट्रोलियम, मुख्य रूप से निकाला जाता है। जो मुंबई हाई है, मुंबई हाई ये है, मतलब इसी के नीचे ये मुंबई है यहाँ पास, उसी से थोड़ा सा दूर यहाँ पास मुंबई हाई स्थित है। तो मुंबई हाई किसमें, ये है अरब सागर। तो अरब सागर में मुंबई हाई, अरब सागर में मुंबई हाई एवं बसीन हो गया। मुंबई सबसे ज्यादा मतलब कहा जाता है, यहाँ से निकाला जाता है मुंबई हाई और बसीन हो गया, सब बसीन हो गया। ठीक है, मुंबई हाई एवं बसीन यहीं पास स्थित, तो मुंबई हाई एवं बसीन हो गया। और इधर आप जानते हैं रावा अपतट का नाम सुने, रावा मतलब बहुत बार आता है पेपर ऊपर में, आप देखेंगे तो रावा अपतट का बहुत आता है। तो आप ये जो गोदावरी एवं कृष्णा की जो मुहाना है वो वाला पूरा क्षेत्र रावा अपतट कहलाता है आंध्र प्रदेश में, तो उस क्षेत्र में भी पाया जाता है, तो उसको भी लिख लीजिएगा। इसे हम रफ कर दें, इसे रफ करें, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, माकुम, डिगबोई, मालीगढ़, हुगली जन मोरान, सुरमा घाटी गुजरात, अंकलेश्वर, सानंद, करोल हो गया। राजस्थान में बाड़मेर हो गया। अरब सागर में मुंबई हाई और मसीन। मुंबई हाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, रावा अपतट इसलिए है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अगर अपतटीय क्षेत्र में ही ज्यादा पाया जाता है। जो पेट्रोलियम पाया जाता है वो अपतटीय क्षेत्र किसे कहते हैं, समुद्र का किसी स्थल के पास समुद्र का वह भाग जो हल्का छिछला होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं होता नहीं है क्योंकि इसके पास है। ठीक है, किसी स्थान के पास है, किसी स्थल के पास है, तो अचानक तो बहुत गहरा हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे गहरा होगा। तो वो जो हल्का सा जो गहरा भाग होता है इसी के किसी स्थान के जो भी होगा क्षेत्र होगा उसी के स्थान का जो समुद्र का जो सबसे उथला हुआ भाग होगा उसे ही अपतट कहती है। तो ये किनारे 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 चारों तरफ होता है, तो इस क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। लगभग 60 से 70% भाग कहाँ से निकलता है, वो अपतटीय क्षेत्र से ही निकलता है। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अपतटीय क्षेत्र से पेट्रोलियम 60 से 70% निकाला जाता है। मतलब भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 60 से 70% निकाला जाता है अपतटीय क्षेत्रों से ही। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक, आगे चलें। आगे का मतलब आप रावत अपतट लिखने के बारे में बात कर रहे थे, जो भी है चौथा कौन सा था, पांचवा था, लिख लीजिए। रावा अपतट आंध्र प्रदेश में, रावा अपतट ये रावा अपतट गोदावरी और कृष्णा का क्षेत्र है। ठीक है, कृष्णा का क्षेत्र आंध्र प्रदेश यहाँ है। यहाँ से थोड़ा बीच से शुरू होता है और यहाँ से किनारे किनारे होता है वो यहाँ तक इसे ऊपर जाता है। फिर इसके बाद उससे ऊपर है तेलंगाना। ठीक है, इस वाले पूरे क्षेत्र में ऐसे ऐसे जाता है। फिर इसी के नीचे है तमिलनाडु लगा हुआ है, इधर कर्नाटक, इधर केरल है। ठीक, ये तो पूरा क्षेत्र होगी, यहाँ पास तेलंगाना स्थित है। तो ये वाला क्षेत्र है, तो यहीं पास मुहाना नदी है। जब यहाँ से एक निकलती है नदी, एक यहाँ बनाती है, एक यहाँ से निकलती है यहाँ। तो इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, हमारा ये वाला पूरा क्षेत्र है रावा अपतट। ठीक है, और अपतट का मतलब होता है छिछला हुआ भाग। ठीक है, जो समुद्र का छिछला हुआ भाग स्थल के पास स्थित होता है उसे अपतट कहते हैं। और इस अपतट में कृष्णा गोदावरी नदी मतलब निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है मुख्य रूप से। ठीक,
तो मुख्य ये जो कुछ अन्य क्षेत्र हैं ये इसी के बारे में बात किया गया था, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है ये हो गया, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गया। पश्चिमी तटीय मुख्य रूप से मुंबई हाई याद रखिएगा, और इसमें जो याद रखना है वो रावा तट याद रखना है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। इन सभी स्थानों से तेल निकाल लेंगे, फिर इसके बाद जहाँ तेल शोधनशालाएं होंगी वहाँ पास ले जाया जाएगा, और वहाँ पास तेल में पेट्रोल निकाला जाएगा, डीजल निकाला जाएगा, जो ब्लैक ऑयल है इसको निकाला जाएगा। ठीक है, काला तेल। तो जब ये सब निकाल कर फिर उसे निकाला जाता है पेट्रोलियम गैस से, पेट्रोलियम से, फिर उसके ऊपर होता है गैस। पेट्रोलियम जहाँ होता है उसी के ऊपर गैस तैरती रहती है। तो सबसे पहले गैस निकाली जाती है, फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। हमारे यहाँ मतलब लगभग 25 है, 25 तेल शोधनशालाएं हैं। 2 अभी मुख्य रूप से बाड़मेर और रत्नागिरी ये नई है, मतलब बाड़मेर तो मुख्य रूप से कंप्लीट हो गई है, लगभग कंप्लीट है, थोड़ा बहुत बचा जो। रत्नागिरी अभी लगा हुआ काम। तो रत्नागिरी मतलब यहाँ महाराष्ट्र में है, बाड़मेर वाला क्षेत्र तो राजस्थान में। ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत जो पेट्रोलियम है, आप नाम सुने होंगे, तो जो भारत पेट्रोलियम हो गया कारपोरेशन लिमिटेड हो गया, वो मुख्य रूप से इसमें है, और सरकार है जो वहाँ की राजस्थान सरकार है वो कर दी है। ये वाले क्षेत्र में तो भारत पेट्रोलियम भी है। ठीक है, इसके बाद इंडियन ऑयल भी इसमें सम्मिलित है, और एचपीबी और भी है, इसमें 3 सम्मिलित है, 50-50 और 25 है। ठीक है, 50-25-25 है, मतलब उसकी भागीदारी हो गया। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है। ठीक है, तो 50 हो गया, 25-25 भाग इन सबका सम्मिलित रूप से है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग तो मतलब नॉर्मल तो देखेंगे ही, लेकिन अभी हम मतलब इसके बारे में बाद में देखेंगे, तेल शोधनशाला इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो लगभग 25 हैं, 2 नई है और सब पुरानी है मुख्य रूप से। जैसे यहाँ पर डिगबोई हो गया, नुमालीगढ़ हो गया, बोगई हो गया, ये सभी क्षेत्र यहाँ कहाँ है, असम में स्थित है। इसके बाद बरौनी देखेंगे बिहार में स्थित है। कोलकाता एवं हल्दी देखेंगे यहाँ पास स्थित है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। पारादीप हो गया उड़ीसा में स्थित है। और नीचे जैसे आएंगे तो विशाखापट्टनम है, यहाँ है। ताटीपका है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में। जैसे आएंगे नीचे तो चेन्नई है, और नागपट्टनम है, वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। केरल में आएंगे तो कोची, ये तेल रिफाइनरी की बात हो रही है, यहाँ कोची है। कर्नाटक में देखेंगे तो मंगलौर है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई का क्षेत्र है जिसे टांबे कहते हैं। और एक अभी जो नया है, ठीक है, वो रत्नागिरी है। ठीक है, काम मतलब उसमें बहुत विरोध हो रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये रत्नागिरी भी और मुंबई का क्षेत्र हो गया जहाँ तेल रिफाइनरी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे गुजरात में तो जामनगर है। जामनगर में 2 है, ये दोनों रिलायंस की है। ठीक है, एक मतलब घरेलू के लिए है, ठीक है, घरेलू मार्केट के लिए, एक विदेश मार्केट के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है जिसका। ठीक, तो एक जामनगर में 2 हैं, 2 तेल शोधनशालाएं, एक घरेलू उपयोग के लिए, एक फॉरेन के लिए। ठीक है, मतलब फॉरेन में भेजा जाता है तो उसके लिए है। और कोयली है वहीं स्थित है। ठीक है, एसर का है भी एक है, एक जामनगर हो गया रिलायंस का है, और एसर का है वारीनार है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ है। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बीना है। अगर आप यहाँ देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश में तो मथुरा वाला क्षेत्र है। हरियाणा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो पानीपत वाला क्षेत्र है। पानीपत में एक है स्थित है जिसे तेल शोधनशाला कहते हैं। और पंजाब में देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह तेल शोधनशाला है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पास बाड़मेर के बारे में बात ही किया गया, तो हो गए होंगे लगभग 25 हो गए होंगे ना। ठीक है, शायद एक हाथ छूटा हो, शायद ही छूटा हो, लग नहीं रहा छूटा है। ठीक, तो इतने तेल शोधनशालाएं, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। कल यही तेल शोधन के नाम ही लिखवाना है, इसमें तो याद ही करना है ना। तो इसी प्रकार याद कर लीजिएगा, एक एक रात से इधर से देखते हुए तो याद हो जाएगा। मतलब इतना सरल नहीं, 3-4 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो मुख्य रूप से 25 हैं, 23 तो पुरानी है, 2 रत्नागिरी और बाड़मेर नई है। मतलब इसमें अभी काम चालू है, बाड़मेर तो लगभग कंप्लीट। तो ये था हमारा पेट्रोलियम के बारे में, इतना ही था। कल हम लोग तेल शोधनशालाओं के बारे में देखेंगे, 2500 तेल शोधनशालाओं के बारे में देखेंगे, जो 23 है मुख्य रूप से है, 2 जो अभी नया है। ठीक, उसके बारे में देख लेंगे। तो ये है पेट्रोलियम। इसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होगा फिर नेचुरल गैस देख लेंगे। तेल शोधनशाला जैसे होगा फिर नेचुरल गैस, उसमें 10-15 मिनट लगेगा तेल शोधनशाला बताने में। पेट्रोलियम के बारे में इतना लगे, फिर इसके बाद नेचुरल गैस में भी आधा घंटा लगेगा। तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा बताएंगे ना आप लोग। कोयला के बारे में भी देखेंगे ना, इससे पहले वाले वीडियो कोयला के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ झरिया बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, रानीगंज हो गया, तलचर हो गया, ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आप देखिएगा।
तो कैसा लगा बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके।